MA, force equals to MA। अच्छा ओके। और 10th में क्या पूछा था आपके यहाँ से, जो 10th में ये सर सब्जेक्ट आपका? 10th में सर एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आया था, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन ऐसा आया था जो हमने कर भी रखा था, वो तो डायरेक्ट मार दिया मैंने, सही भी गया। अच्छा गुड गुड। सर और पर सर एक ही एक क्वेश्चन आया, बस 3 क्वेश्चन आए सर 10 से। या सर इतने ही आए थे, बाकी 9 से आए थे। 9th वाला मैंने रिवाइज कर लिया तो लकीली थोड़ा सा मेरे को सर मैंने एडवांटेज मिल गया। रिवाइज नहीं करा था, पर मेरे को याद था सर। ओके। वैसे इस बार 9th के सेक्शन पे ज्यादा था। सर बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए थे फिजिक्स में। अच्छा थियरी तो 9th वाला पोर्शन तो फिर आपको 9th वाला रिवाइज करना चाहिए था एक बार। यस सर। सर बस मैंने फॉर्मूले सर एक बार देख लिए थे ऊपर ऊपर से। ओके अच्छा। उसमें वही आएगा आपका जो इक्वेशन का उसके आए होंगे, मोशन के कुछ फोर्स के। ये सर फोर्स इक्वल टू आने वाला भी था फॉर्मूलाज में। वर्क डन के भी सर थोड़ा सा तेज बोल दो। मैं कह रहा हूँ कि जो आपके क्वेश्चन आए होंगे में वर्क एनर्जी पावर के होंगे, कुछ मोशन के होंगे, कुछ फोर्स के होंगे। सर वर्क एनर्जी पावर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, और जहां तक मुझे याद है सर मोशन से शायद एक आया था क्वेश्चन, या सर फोर्स का क्वेश्चन आया था। एंड से ग्राफ वाला क्वेश्चन आया था, ग्राफ भी आया था। ग्राफ भी आया था। ओके ओके। अच्छा 10th के आप कह रहे हो 3 क्वेश्चन आए थे, 3-4 सर 2-3 आए थे। टीचर के आसपास के आए थे। 4 भी नहीं थे। अच्छा वो तीनों कर लिए थे। यस सर। अच्छा 10th वाले में दिक्कत नहीं हुई ना कोई, जो 10th हम पढ़ रहे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई? सर 10th में तो सब बढ़िया चल रही है फिजिक्स। अच्छा 10th में बढ़िया चली है। ओके 9th वाले में दिक्कत थी आपको? तो 9th वाला वही था, बस थोड़ा सा माइंडसेट अगर आपका होता 9th का रिवाइज कर लेते अगर थोड़ा सा, तो वो भी हो जाता। यस सर। सर ये बता के कैलकुलेटर 9th से रिवाइज करवाया गया था सर 10th के इसको बैच को। अच्छा मैंने सुना था, पर सर इस बार सर 9th से रिवाइज नहीं करवाया गया 10th। अच्छा सर मुझे तो लगा सर 10th में ज्यादा पूछा जाएगा 10th का, तो सर 9th का ज्यादा पूछ लिया। सर पता है फिजिक्स में ना मैंने एक चीज पिछले साल के पेपर से देखी थी कि ऑल्टरनेट चलता है, कभी 9th का ज्यादा आता है एक साल, और उसके अगले साल 10th का ज्यादा आता है, तो सर लास्ट पिछली ईयर बार 10th बस का। 10th का था सर, पिछली बार 10th का ही था। यस सर, इसीलिए मैंने 9th का रिवाइज करा था जानबूझ के, मुझे लग रहा था वो ऑल्टरनेट वाला पैटर्न फॉलो कर जाएंगे। ओके ओके ओके। देखो 9th वाला सीधा माइंडसेट वाली बात है। अगर आप एक्चुअली फॉर्मूले तो 9th में जैसे कुछ खास है नहीं, बहुत मुश्किल फॉर्मूले हैं। अगर आपका माइंडसेट होता है ना कि 9th वाला भी आने वाला है काफी पोर्शन, तो कर लेते आप लोग। मैंने तो टफ तो है नहीं कुछ 9th में, ऐसा कुछ तो है नहीं बहुत आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले हैं कुछ। सर मैथ्स की दिक्कत है सर, बस मैथ्स में तुक्के लग गए सर, सही तो हो सकता है कुछ। सर मैथ्स के में बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए थे मैथ्स में। मैथ्स का पेपर सर बहुत ज्यादा लेंथी आया था सर हार्ड भी था। अच्छा कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड था लेवल। अच्छा कैलकुलेशन बेस्ड था ज्यादा। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करती है सर टाइम ही नहीं बचा था सर अपना दे पाए सर, एक एक क्वेश्चन में कम से कम 5 मिनट तो लगता ही। अच्छा सर टाइम बचा ही नहीं था उसमें, फिर 5 मिनट तो पक्का लगता ही। मैथ्स में तो बहुत टाइम लगा था, 10-10 मिनट लगे थे। सर केवीपीवाई के क्वेश्चन आए हुए थे। केपीआई लेवल का रखा था? यस सर। वो सर पिछले बार से बता रहे थे कि मैथ्स के जो हमारे पिछले वाले थे उन्होंने कहा था कि वो कई बार पीआरएमओ के भी देते थे बच्चों को टॉप बनाने के। अच्छा सर वैसे केवीपीवाई वाला थोड़ा सा इजी था तो वो तो चमक गया, बाकी एक दो क्वेश्चन और थे वो चमक ही नहीं रहे थे, फिर लास्ट में किए थे मैंने। अच्छा स्टेज 1 में ज्यादा ही वो कर दिया उन्होंने, इस बार थोड़ा सर कुछ ज्यादा ही हार्ड हो गया सर। स्टेटमेंट टफ होती है। हाँ 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 सर दिल्ली का कॉलेज में मैथ्स में ही कंपटीशन होता है एक तरह से, क्योंकि और सारे सब्जेक्ट में तो सर कर लेते हैं बच्चे, मैथ्स में आके दिक्कत हो जाती है। मैथ्स डिसाइडिंग फैक्टर रहते हैं। सर मैं सर सबसे एक्चुअली डिसाइडिंग फैक्टर है सर। सर एक्चुअली पता है स्ट्रैटेजी गलत है, पहले मैथ्स पे जंप करना चाहिए चाहे जितना मर्जी टाइम लगे, क्योंकि बाकी सेक्शन जल्दी निपट जाते हैं। सही बात है हाँ। और पता है सर 3.5 घंटे पेपर करने के बाद दिमाग नहीं चल रहा था मेरा बिल्कुल भी मैथ्स में। अच्छा इस तरह से मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। काफी ज्यादा थक गया था मैं उसके बाद। हाँ वो तो होते ही लगातार पेपर होता है तो हो जाता है ऑब्वियसली। जैसे 4 घंटे बैठने से मैंने आदत बना ली थी, इसलिए मैं बच गया उस चीज से। अच्छा गुड। वैसे मैं भी बच गया किसी तरह से, स्ट्रगल करना पड़ा लास्ट में काफी। 3 घंटे बैठ के लिखने के लिए। ओके सर आज हम फिर बता देना लोग फोर्स का आपने पिछली बार बताया थोड़ा बहुत। सर आज तो डेरिवेशन करेंगे, 1 बाय 1 करते हैं 1 बाय 1। क्या बोल रहे हैं, क्या करना है पहले? पिछली बार सर क्या आज था? डेरिवेशन
पहले तो पिछली बार का क्या बोल रहे हो, पिछली बार क्या बताया था मैंने? सर पिछली बार आपने वो करवाया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाँ तो उसमें डाउट है? नो तो सर। पिछली सर डाउट नहीं है सर। एक बार है ना सर, उसमें था कि ऐसा वो कि मूव क्यों कर रहा है कंडक्टर, डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है। अच्छा, चलो ठीक है। और आपका इसमें जो हमारा सिलेबस है मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी इलेक्ट्रिक मोटर, ईएमआई और जनरेटर और राइट हैंड रूल, यही बाकी है या कुछ बाकी चैप्टर आपके हो सर रखे हैं सारे? जो आप एक्स्ट्रा करवाना चाहोगे। अच्छा, बाकी चैप्टर हो रखा है सर आपका जो है, बाकी जो चैप्टर हैं आपके सर? तो रखे हैं। बाकी यस सर। ठीक है सर बाकी सारे चैप्टर हो रखे हैं। ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी तो पहले हो गया, वो इजी है वैसे, उसमें कुछ करने यस तो है सर, नहीं। सर वो वो तो तो आ पहले भी गया सर हमारे। सर वो इसमें तो तो सर अब तो आ ज्योग्राफी भी का रहा बोर्ड में। बोर्ड में इस बार हटा दिया है सिलेबस से। वो सर सर आगे वैसे कुछ भी काम नहीं। ज्योग्राफी में कवर हो जाता है वो। हाँ, ज्योग्राफी में तो आप और डिटेल में पढ़ लेते हो वैसे। ओके ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा अब जो बाकी है वो मेनली आपका लेफ्ट हैंड रूल और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी इलेक्ट्रिक मोटर, देन ईएमआई। चलो, ये हमने लास्ट टाइम देखा था ना। यस सर। एक मिनट यार, पेन कहाँ गया मेरा, पेन टेप को ऐसा हो गया मैंने। 1 सेकंड आप होल्ड करिए, 1 मिनट। सर एक बात पूछनी थी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sir, you are not audible. सर अपना पेन चलेगा उस पेन से? मैसेज किया आपको फॉरवर्ड को वापस भेजना। क्या करा? वो मैं वो मानते नहीं है ना, वैसे वेरीफाई करा हूं मैंने। बिना वेरीफाई ओके लिख दीजिए इसमें। सर एक बार चला के देखना, फॉरवर्ड कर दीजिए, ओके कर दीजिए। इसी को ओके करोगे? हां, इसी को ओके कर दीजिए। एक बार चला के देखना। चलिए ठीक है। Okay, so let's start Sir? with the class. Yes. सर एक बात पूछनी थी कि सर जो मैग्नेट होते हैं, सर जो मैग्नेट है जैसे, और एक साइड पे सर एक कॉपर वायर पड़ी हुई है, कॉपर का कोई सा भी मटेरियल पड़ा हुआ है, तो जो जो मैग्नेट है उसको अट्रैक्ट क्यों कर देती है। कॉपर मैग्नेट को अट्रैक्ट क्यों कर देती है, पूछ रहे हो आप, या आयरन को अट्रैक्ट क्यों करती है? यस सर, मतलब कि उसमें से कोई भी सर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि मूविंग चार्ज भी नहीं है। अच्छा, आयरन भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर लेता है जब आयरन एक्चुअली उसके कांटेक्ट में आता है, तो आयरन सर हमने पढ़ा था कि जैसे
जो फोर्स है सर जब भी लगता है जब कोई चार्ज मूव कर रहा हो। हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है, जब आपका आयरन होता है ना, या कोई भी मेटल होता है आपका, तो मेटल के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे होते हैं, है ना। तो जब मान लो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द करंट, ठीक है। तो ऐसे आपके कई सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, वो कई सारे करंट सर्किट बना रहे होंगे आपके। तो ये इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। आपका मैग्नेट कैसे होता है, मैग्नेट की अगर मैं फील्ड लाइंस बनाऊं, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो आप फील्ड लाइन ऐसे बनाते हो, पता है आपको? यस सर यस। तो यस सर। अब ये करंट कैरिंग, मान लो कोई ये एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, अब मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे है, मान लो सपोज दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको करंट को मैं क्लॉकवाइज मान सकता हूँ। यस सर। तो करंट को अगर मैं क्लॉकवाइज मानूंगा, तो राइट हैंड थंब रूल से इसमें फ्लक्स लाइन कैसे बननी चाहिए, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कैसे नीचे की तरफ को जाना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल से? सर सर ऊपर की ऊपर तरफ से नीचे से, सर नीचे जानी चाहिए ऊपर से। सर नीचे से ऊपर। करंट इज क्लॉकवाइज, राइट हैंड थंब रूल। यस सर सर नीचे ऊपर जानी से चाहिए नीचे, सर। ऊपर से सर ऊपर नीचे। से नीचे जानी चाहिए सर। ऐसे बनेगा, राइट। अब आप इन्हें कंपेयर करो, अगर इसको और इसको, तो क्या ये मैग्नेट नहीं है एक तरह का? मैग्नेट है ये। सर इसका सर मैं वो सर जो मैटर है सर उसमें चार्ज मूव कैसे, अभी हमने तो कोई बैटरी से कनेक्ट करा ही नहीं है तो मूव कैसे कर रहा है? सर एक मिनट में आ रहा हूँ, धीरे धीरे आ रहा हूँ। यस, कुछ बोल रहे हो आप? सर चार्ज तो सर मूव कैसे करेगा सर, बैटरी हाँ से हाँ, तो मैं कनेक्टेड है ही। वो पूछ रहा था कि सर ऐसे हाँ इलेक्ट्रॉन वो मैं बता रहा हूँ, वन बाय वन आ रहा हूँ। अच्छा, इसका नॉर्थ पोल कौन सा मानो, नीचे की साइड या ऊपर की साइड? सर ऊपर की साइड है सर। नहीं, यहाँ देखो ना, यहाँ पे नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकल रही है, जा रही है उसकी तरफ। सर नॉर्थ से तो निकलती है। हाँ, तो मैं नॉर्थ किसको मानूं, नीचे वाली साइड या ऊपर वाली साइड को? सर ऊपर वाली तो होगी। अरे, यहाँ फील्ड लाइन ऊपर से घुस रही है यहाँ पे, या निकल रही है यहाँ से? फील्ड लाइन तो ऐसे है ना, ऊपर वाली साइड से घुस रही है, नीचे वाली से बाहर निकल रही है। यस सर। ऊपर वाले को क्या मानूं, नीचे वाले को क्या मानूं, नॉर्थ या साउथ? तो नीचे वाले को नॉर्थ पोल और ऊपर वाले को साउथ पोल। ऐसे मानना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा। दिस विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट ऑफ जीरो लेंथ। इसकी लेंथ लगभग जीरो है, क्योंकि एक ही आपका वो है ना, ये तो लगभग बहुत कम लेंथ होगी इसकी। तो इसमें नॉर्थ और साउथ पोल है, तो दिस बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। अब जो एक एटम होता है, सॉरी एक सबस्टेंस आपका होता है, बार होती है मान लो आयरन की, इसमें ऐसे करोड़ों मिलियंस और बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे होंगे, तो दे विल मेक देयर ओन मैग्नेट, ठीक है। दे विल मेक देयर ओन मैग्नेट। तो ये आपके मैग्नेट अपने अपने मैग्नेट, इसका जो मैग्नेटिक वो होता है ना, मैग्नेट की डायरेक्शन, तो उसको ऐसे लिखते हैं। इस केस में मैं ऐसे लिखूंगा, मान लो मैग्नेट की डायरेक्शन, तो इसकी अपने अपने डायरेक्शन होंगी, बहुत सारे इसमें रैंडम ऐसे होंगे, बहुत सारे मैग्नेट होंगे अपने अपने, ठीक है। अब ये क्या होता है, रैंडमली अलाइन होते हैं, रैंडमली अलाइन, कोई इधर को है, कोई इधर को है, कोई इधर को है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो। तो जो आइसोलेटेड आयरन पीस होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता, ठीक है। अच्छा सर। अब आपने क्या किया, लेकिन आपने दूसरी मैग्नेट लेके आ गए इसके पास, ये आयरन पीस था, और आप जो है अपनी एक और मैग्नेट लेके आ गए। जी मैं तो अपनी मैग्नेट लेके आऊंगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आपने यहाँ पे फील्ड लाइन लगाई, जब आपने यहाँ पे फील्ड लाइन लगाई, फील्ड लाइन से पास करेंगी, यस सर। तो इसके जो पोल होंगे ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे, ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे। अलाइन कैसे कर लेंगे, ये ऐसे अलाइन कर लेंगे कि सारे जो आपके ये डायरेक्शन है ना, सारी एक डायरेक्शन में हो जाएंगी। तो अगर मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये कैसे अलाइन हो जाएंगे कि अपना जो है यहाँ पे साउथ पोल बना लेंगे, नॉर्थ पोल ऐसे बना लेंगे, तो इसे अट्रैक्ट करने लगेगा ये, मतलब सारे आपके फील्ड एड अप हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी एक डायरेक्शन में। सर एड अप हो जाएंगी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हाँ, आपकी जो सारी, इनको फील्ड लाइन नहीं बोलूंगा मैं, जो अंदर ही है ना बने हुए, इनको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल। इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल आपके एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं इन द
presence of some external magnetic field, जैसे आपने magnetic field external लेके आए, तो in the presence of external magnetic field you are all dipole aligned in the same direction, so it will behave like a magnet. But which kind of magnet? Temporary magnet, क्योंकि ये तभी तक है जब तक आपका बाहर का मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। जैसे ही बाहर का मैग्नेटिक फील्ड हटेगा, आयरन जो है दोबारा अपना नॉन मैग्नेटिक वो बन जाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा फिर उसके बाद। सर मतलब सर कोई मटेरियल है सर, उसमें चार्ज मूव करते हैं बिना बैटरी के भी? बिल्कुल ऑब्वियसली, इलेक्ट्रॉन तो मूव करते रहते हैं ना अंदर जो मटेरियल के आपके। सर रिवॉल्व करते रहते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व नहीं, सर मतलब जो नॉर्मल मैग्नेट होती है सर, उसमें सारे जो फोर्सेस होते हैं सर वो अलाइंड होते हैं। यस, अगर आपके सारे डाइपोल एक जगह पे अलाइन हो गए तो योर मैग्नेटिक फील्ड विल बी वेरी स्ट्रांग। एक्चुअली आपने ये पढ़ा है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस? नहीं पढ़ा सर। नो सर। सर ये पता है कि सर जो फेरिक ऑक्साइड होता है सर, वो एक नेचुरल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हाँ, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड में सारे एक जगह पे अलाइन होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको अभी एटॉमिक लेवल पे बताया ये, लेकिन ये ऐसे भी नहीं होता, मैंने आपको दिखाया ना भी कि एक मिनट, जैसे मैंने आपको ये बताया कि जो है ये मैग्नेट आपका, मैंने कहा कि अलग अलग एटम जो है अलग अलग मैग्नेट अपना बनाएंगे, यहाँ पे डाइपोल बनाएंगे। लेकिन ये ऐसा होता है कि कई सारे 10-20 लाख मान लो एटम्स हैं, वो एक साथ मिलकर अपना डाइपोल एक डायरेक्शन में बना लेते हैं कुछ। ऐसे मान लो यहाँ 20 करोड़ इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने एक डायरेक्शन में बना लिया सबने मिलकर, इन्होंने फिर एक डायरेक्शन में बना लिया, एक दूसरे एक डायरेक्शन में बन गया, तो एक ही बार के अंदर कई सारे डाइपोल बन जाएंगे, जो कि एक एक डाइपोल कई कई मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के डाइपोल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो इसको जो इतना बड़ा जो फील्ड है, इसका मैग्नेटिज्म जो है वो इधर को शो हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं दिस इज अ काइंड ऑफ वी से डोमेन। इसको डोमेन थ्योरी बोलते हैं, ये एक डोमेन बना देते हैं अपना। तो होता क्या है कि जो आपका अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कोई है, खुद ही मैग्नेटिक शो कर रहा है, तो उसके डोमेन सारे एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। और जो अगर कोई वीक मैग्नेट है या कुछ और केस है, तो उसमें क्या होता है फिर वो अलाइन नहीं होते, वो ऐसे रैंडम होते हैं, तो ये वीक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं आपके सब्सटेंस। तो इसमें डिपेंड करता है आपका कि अलाइन है या नहीं है। अगर आप किसी मैग्नेट पे हथौड़ा मारोगे, आपने पढ़ा होगा, हथौड़ा मारोगे मैग्नेट को तो नॉन मैग्नेट बन जाती है, पढ़ा है आपने? ये सर डीमैग्नेटाइज, सही है, पढ़ा सर, गिरने से भी होता है। यही रीजन है उसका, क्योंकि उसका जो अलाइनमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे आप हथौड़ा मारते हो तो फिर वो ऐसा बन जाता है, तो फिर वो हीटिंग से भी यही होता है। हाँ, हीटिंग से भी डिस्टर्ब हो सकता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपके जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेशन का चेंज हो जाएगा, तो फिर ये आपका ये डिस्टर्ब हो जाएगा आपका पूरा। तो हीटिंग से भी हो सकता है, अगर आप ज़्यादा हीट कर दो उसे टेम्परेचर पे, और अगर आप हैमर से उसे करो तब भी हो सकता है। तो इसके लिए डोमेन थ्योरी से समझाया जाता है चीज़ें। सर यस, अगर आयोनिक हमने एनवायरनमेंट दे दिया उस मेटल को, तब वो कैसे हो सकता है कि वो मैग्नेट बन जाए? आयन से नहीं बन सकता। आयन तो मैंने आप बोले 2-3 आयन आपने रख दिए, ये आपने आयन के आयन का क्लाउड बना दिया आपने। आयन का क्लाउड बनाओगे, उसके चारों तरफ तो मान लो प्लस है, तो ये अलग चीज है ना। यहाँ पे आपको मैग्नेटिज्म नहीं देखना, यहाँ पे तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी शो करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ना, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फोर्स थोड़ी लगेगा यहाँ पे। तो यस सर, यस करेक्ट। इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होता है एक्चुअली, जैसे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, हायर क्लास में पढ़ोगे, जैसे मान लो एक स्फीयर है, इस पे प्लस चार्ज है, एक पे माइनस है, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे दोनों। यस सर, यस। दोनों पे प्लस होगा सर डिपेंड करता है सर बीच में डिस्टेंस कितना है, और सर मीडियम कैसा है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। अट्रैक्ट तो करेंगे ही ना, चाहे फील्ड जो भी हो, चाहे डिस्टेंस जो भी हो, अपोजिट चार्ज से अटैक करेंगे। करेंगे। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगा। यस सर, क्वांटिटी अलग, स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम चार्ज होगा तो सर रिपेल। रिपेल करेंगे। रिपेल। लेकिन मान लो अगर ऐसा केस हो गया, प्लस चार्ज है और ये न्यूट्रल स्फीयर है, अब क्या होगा? अट्रैक्ट करेंगे। सर अट्रैक्ट करेंगे। इंडक्शन से चार्ज हो जाएगा वो। ऐसे आपका चार्ज जो है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस साइड चला जाएगा रिपेल होके, चार्ज तो माइनस चार्ज
माइनस चार्ज पास में आ गया और प्लस चार्ज ऐसे हो गया, तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये और ये अट्रैक्ट करेंगे, ये और ये रिपेल करेंगे। लेकिन क्योंकि चार्ज दूर है तो इसका रिपल्सन फोर्स कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? सर जो उस वाले उसके अंदर नेगेटिव चार्ज था वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे फिर? ये ऐसे होगा, तो अलग पे तो ओहो दोबारा वन सेकेंड ना, ये पिछली क्लास में भी रुक गया था ऐसे ही, काफी देर बाद स्टार्ट हुआ। ओके, आई होप नाउ इट इज वर्किंग, नाउ इट इज वर्किंग, वेयर इज माय पेन? आज इसका मन नहीं कर रहा पढ़ने का लिखने का, सॉरी। सर हमारा बहुत पता आज। दो बार डिस्टर्ब कर दिया, कर तो मेरा भी रहा है, लेकिन ये 2 बार डिस्टर्ब हो चुका है आज सुबह से। जस्ट अ सेकंड यार, तो सही करने दो मुझे, इसको क्लोज कर दे। सर ऐसा बायोलॉजी की क्लास में भी हुआ है आज। अच्छा, सर लगता है आज बायोलॉजी नहीं क्लास में है से पूरा सर। कंप्यूटर नहीं चल रहा था सर का। कंप्यूटर नहीं चल रहा है सर मेरा पेन भी। अच्छी क्वालिटी का सर नहीं है। हैंग हो गया था मैथ की सर। क्लास में भी सर आपकी तरह उनका भी पेन नहीं चल रहा था। अच्छा, ये कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई इनके जो प्रोडक्ट है सारे गड़बड़ तो नहीं कर रहे? गूगल आजकल वो हो रहा है, आजकल गूगल भी जो, मेरा एक स्टूडेंट है गूगल में काम करता है यूएसए में, तो मैंने कहा भाई क्या हो गया तुम लोगों का, गूगल कैसे बंद हो गया? आजकल इंडिया आ रखा है वो, कह रहा था बस, कह रहा उसमें एक्चुअली कुछ सर्विस थी गूगल की, उसने उसको वो करना था एक्चुअली। सर आईडी ट्रांसफर हो रही थी। ये सर आधे घंटे के लिए हुआ था। वो होता क्या है ना, उनकी सर्विस होती है कोई, और वो इसमें तो वो कह रहे थे कि वहाँ पे एक्चुअली कह रहे हैं उनकी जो वो जो होती है ना आईडी वाईडी, जो जहाँ से आईडी लॉगिन होती है, कह रहे उसको ना वो करने के लिए, आईडी को लॉगिन करने के लिए उनको वहाँ पे जहाँ पे स्टोर होती है वो सारी चीजें, उसकी कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी इंक्रीज, वो चेंज हो रहा था, सेकंड सर्वर में डाल गए थे वो चीज। कैपेसिटी इंक्रीज करनी थी, तो हाँ, तो उनके एक्चुअली कह रहे ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है वो, और उनकी एक सर्विस है वो इंक्रीज करती है, तो उस सर्विस ने इंक्रीज ही नहीं किया उसे, तो इंक्रीज नहीं किया तो पूरा भर गया वो लॉगिन, तो फिर वो उनका जो है बंद हो गया सब कुछ। यस सर, ये उसमें आया था न्यूज में। अच्छा अच्छा, हाँ तो मैं तो उससे पूछा, तो हेड ऑफिस में बैठता ना वहाँ पे, तो मैंने कहा भाई वहाँ पे क्या चल रहा है तुम लोगों का, क्या प्रॉब्लम आ गई? तो बस यही कि कह रहा कुछ नहीं हुआ, कह रहा तो होता रहता है। मैंने कहा हमें तो प्रॉब्लम हुई, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो मेरे को लगता है गूगल मैप वालों को हुई होगी, जो मैप यूज कर रहे होंगे नो। यस सर। भाई मेल मेल तो आप आधे घंटे में दे दो, चलो मेल भी आधे घंटे में कर लोगे, यूट्यूब भी नहीं चलेगा आधे घंटे, कोई बात नहीं, लेकिन जो मैप यूज करके कहीं जा रहा होगा वो तो बेचारा फंस ही जाएगा बीच में। सर हमारी ऑनलाइन क्लास के समय होना चाहिए था स्कूल की। अच्छा सर टाइम पास हो जाता वहाँ। हमारा सर जूम पे होते हैं, नीचे, सब कोई दिक्कत और नहीं है। सर नीचे कुछ और रख के पढ़ लेते। सर लेकिन हमारा जूम पे होता है सर, हमें तो कोई ऐसी होती ही नहीं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई देखना सामने फोर्स शट डाउन कर दिया शायद सर ने। हाँ वही लग रहा है मेरे को भी। भाई दिमाग खराब हो गया। पीसी में रैम की दिक्कत बहुत आने लगी है।
यार यहाँ पे किसी को लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह के बारे में बेसिक पता है कुछ उनके बारे में? कुछ क्वेश्चन था मेरा एक किसके बारे में? लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में। यार मेरे लैपटॉप में दिक्कत हो गई कुछ अभी अभी। क्या होगा? पूछो। यार कहते हैं मैंने कल ना अपना लैपटॉप स्लीप मोड ऑन करके छोड़ दिया था और गलती से मैं भूल गया, तो मैंने आज ऑन करा और अब तक वो ऑन नहीं हो रहा। चार्ज कर दो, बेसिकली वो स्लीप में भी वो बैटरी खाता है तो फिर हाँ रूल तो है, अभी ऑन ही नहीं हो रहा। बैटरी सुन, बैटरी को है ना फिर बाहर निकाल के अंदर लगा दे, वो फिर चार्जिंग पे लगा दे, चल जाएगा। चार्जिंग पे लगाया था पहले। नहीं मेरी बहन ने करा था ना, मतलब वो चार्जिंग वाली देखती नहीं है, मतलब वो चलाया जाती है, उसने गलती से चार्जिंग पे देखा ही नहीं उसने। हाँ तो एक बार जो पर्फ केयर, एक बार वो ट्राई करके देखो। वो बैटरी होती है ना लैपटॉप में, वो निकाल के फिर वापस लगा दे। ये बड़ी गंदी आदत होती है लोगों की, आजकल के स्लीप लैपटॉप करके में छोड़ बैटरी देते नहीं हैं। होती है, होती है बैटरी। वो डिपेंड करता है उसकी। भाई आजकल के लैपटॉप में इनबिल्ट बैटरी आ रही है, तो डिपेंड करता है उसकी बैटरी होगी निकालना है कि नहीं। अभी देख ले, अब मेरे को नहीं पता। पता है एक मजे की बात बताऊं क्या प्रॉब्लम हुई है? हाँ भाई बता दे, फ्री हैं हम लोग। नहीं, मजे की बात ये है कि जो लैपटॉप में उसने स्लीप करके छोड़ दिया, तो लैपटॉप जब तक स्लीप पे रहता है उसकी कैश मेमोरी काम करते रहती है। अब देख इतने देर से उसके अंदर मेमोरी रिफ्रेश हुई नहीं, तो बेचारा जाम पकड़ेगा ही। भाई वैसे तो मैं भी खुला छोड़ देता, तो मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ ऐसा कुछ। अरे मेरे साथ हो रखा है ना। अरे मेरे साथ हो रखा है भाई मेरे को 30-36 घंटे हो गए रख रखे ही। तनिष तू क्या करना कि जो उसका पावर बटन है ना उसे होल्ड करके रख, और फिर जब वो बंद हो जाएगा, मतलब थोड़ी देर होल्ड करके रख, 20 सेकंड 15 सेकंड के लिए, और फिर उसके बाद फिर से ऑन कर। हाँ मैंने अभी अभी वही करके देखा था, अभी दिखा रहा है वर्किंग ऑन अपडेट्स 30%, मतलब ऐसे ही। हाँ तो वो फिर अपडेट हो रहा होगा। अरे वो सही हाँ, वो सही हो जाएगा। देखो ऐसे केसेस हाँ, में वो सही हो होता जाता क्या है, है वो ना तो कि होता है। हमारी लापरवाही की वजह से लैपटॉप की जो है ना जान निकल जाती है इस वजह से। अब वो लैपटॉप की रिफ्रेशिंग पावर के ऊपर है कि उसकी स्टोरेज कितनी फास्ट है, उस हिसाब से वो रिफ्रेश करेगा अपनी पुरानी यादों को, मेमोरी। तो वही है अब उसमें मेमोरी जम गई है इतनी लंबी कि अब उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने आप को रिकवर करने में, गम भुलाने में पुराने, समझे? और अपडेट टाइम लेती है। हाँ भाई तू बताएगा तो कौन नहीं समझेगा यार। भाई यहाँ पर तो गम गम की बातें मत करा। तुम्हारा आरडीबीएमएस वाला टॉपिक आ रहा है आईटी में? आईटी पढ़ते भी हो तुम लोग? आईटी हमने तो डाला ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। एडिशनल है वो तो। नहीं पढ़ते भाई, हम पढ़ते नहीं है, मैंने पढ़ना हमारा भी एडिशनल ही है, परसों है मेरा पेपर। मुझे अभी अभी पता चला कि आईटी भी सिलेबस में है मेरा हमारे। तो एग्जाम्पल मेरे तो होते ही नहीं एग्जाम्स उसके। भाई जो मेरा एग्जाम बोर्ड में तो उसका आना पूरा होता है। सैंपल पेपर दे दिया था आईटी वालों ने। भाई लेकिन आईटी आगे बहुत काम आएगी तुम्हारे। आईटी डिपेंड करते हैं स्कूल ने अप्लाई किया है आईटी के लिए कि नहीं, हर स्कूल में नहीं होता है। हाँ ये बात सही है, मेरे में ग्रीनफील्ड भी है। स्कूल। हमें पढ़ाते हैं पर हमारा पेपर नहीं होता, कभी एग्जाम नहीं होते। आईटी से एक ये फायदा होता है कि अगर मेरे समझ इंग्लिश में अगर कम आ गए तो आईटी में अगर ज्यादा आ जाएंगे ना, तो इंग्लिश की जगह आईटी के मार्क्स लग जाएंगे, स्विच हो जाता हाँ है। वो टॉप 5 के होते हैं, टॉप तो 5 के ओवरऑल मार्क्स। परसेंटेज। हाँ पर जो इनके स्कूल में आईटी नहीं है उनको ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। पढ़ते ही जो पढ़ो। पीसीएम लेगा वो साथ में सीएस भी ले सकता है अगर आईटी कर रखी है तो। हाँ पाइथन पढ़ा रहे हैं मैं स्कूल में, तो पाइथन आईटी में पढ़ा कम रहे नंबर आते हैं, हैं। समथिंग नहीं है कोई। सी मेरा आईटी प्लस में प्लस कम की पढ़ाई नंबर थी आएंगे तो फिर लॉस तो नहीं होगा ना, आईटी में कम नंबर आएंगे तो। कम नंबर आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर फेल होगा तो फिर वो होगा, एग्जाम होगा, कंपार्टमेंट देनी पड़ेगी उसके लिए। तुम लोगों ने मुझे तुम लोगों से अभी पता चला मुझे कि मेरे स्कूल में भी आईआईटी है। मैंने अभी खोल के देखा। आईटी भाई, आईआईटी नहीं आईटी। हाँ वही आईटी जो भी। अब मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा भाई, मैंने तो कुछ सुना भी नहीं है आईटी के बारे में। भाई तो अपने स्कूल में आईटी खोल दे। तेरे को नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना नहीं होगा तेरे को। तेरे स्कूल में एग्जाम होते हैं उसके, ये बता पहले। और क्या,
ओके प्री बोर्ड मैंने खोल के देख रखा है भाई, प्री बोर्ड का डेट गुड शीट इवनिंग सर, अगेन गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर यहाँ फिजिक्स की क्लास से आईटी की क्लास चली गई। यस सर। अच्छा सर मेरे को एक बच्चे ने अभी अभी बताया कि बोर्ड के सिलेबस में आईटी आ रहा है, और मैंने स्कूल में भी आईटी ले रखा है, अभी मेरे को अच्छा। पढ़ना पड़ेगा। मैंने हल्का सा भी नहीं छुआ आईटी के बारे में तो। अच्छा अरे टॉप 5 के लगेंगे मार्क्स। तो आईटी में क्या है सिलेबस? सर कंप्यूटर से रिलेटेड होगा सर, कंप्यूटर साइंस, पाइथन पढ़नी पड़ेगी। नहीं कोई लैंग्वेज वगैरह है क्या? सर पाइथन नहीं सर। सर जनरली सर लैंग्वेज नहीं है पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। लैंग्वेज है सर, पाइथन लैंग्वेज। पाइथन सर आईटी सर वो 11th क्लास में है, डिवाइड है। 10th में नहीं है। हमें तो पाइथन ही पढ़ा रहे हैं। पाइथन पढ़ा रहे हैं? यस सर। नो हमें सर, गलत पढ़ा रहे हैं। 10th लेवल पे नहीं है। हमारा तो सर हमें C++ पूरी करवा दी सर 9th में ही, और सर आप वो करवा रहे हैं सर पाइथन। पूरी नहीं करवाते सर, वो बेसिक्स ही पढ़ाते हैं। यस हाँ सर। सर, जो भी है मैं मेरे को अभी भी पता चला कि आईटी का भी सिलेबस है, वो भी पढ़ना पड़ेगा मेरे को। चलो थोड़ा सा सिलेबस और पढ़ लेना समर वेकेशन में, फिर सीधा गूगल पे अप्लाई कर देना। यस सर। ऐसा क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट डाउट क्या पूछ रहे थे आप लोग? सर मैग्नेट से रिलेटेड हम बात कर रहे थे। हाँ वो तो मैंने बता दिया आपको कि मैग्नेट आयरन कैसे बिहेव करता है, वो तो हो गया था। कुछ और पूछ रहे थे? टॉपिक पढ़ते हैं सर अब, सर बहुत टाइम हो गया टॉपिक। ओके चलिए ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम देख चुके थे लास्ट टाइम पे। इसमें किसी को डाउट था लेफ्ट हैंड में? ये जो हमने क्वेश्चंस किए थे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से रिलेटेड, ये था ना लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल हमारा। अगर हमारा करंट किसी कंडक्टर में इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो उसका फोर्स जो है इस डायरेक्शन में। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। ओके जस्ट अ मिनट, let me present. I think I have not shared the screen till now. Okay. अब दिख रही है? यस सर अब दिख रही है। हाँ तो मैं कहता लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि करंट अगर आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर है, तो देन यू गेट द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो ये आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग से निकाल सकते हो। इस पे बेस्ड हमने ये क्वेश्चंस किए थे, जो हमने चार्ज को मूव कराया था या करंट कैरिंग कंडक्टर का देखा था हमने, कैसे वो अटैक करते हैं रिपेल करते हैं। तो इसमें डाउट है क्या आप लोगों को? क्लियर है नहीं? यस सर। ओके फिर आगे मूव करते हैं। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग के बाद आपका इलेक्ट्रिक मोटर है। इलेक्ट्रिक मोटर का क्या होता है, मेन चीज फंक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर का? इलेक्ट्रिक मोटर सर इलेक्ट्रिक पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करना। ओके इलेक्ट्रिक पावर को और मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है? यस सर। ओके तो इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में कैसे कन्वर्ट करोगे? सर इलेक्ट्रिसिटी को पहले जो है हम यूज करेंगे किसी मोटर को, मतलब पावर करने के लिए, और फिर मोटर जो है सर सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे अगर हम फैन की बात करें तो वहां पे जो रोटेशनल मोशन मिल रहा है फैन को, वो मोटर के थ्रू मिल रहा है, जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू दे रहे हैं। ओके समथिंग लाइक दैट सर। सर हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वर्क डन करते हैं। सर बेसिकली हम मोटर के साथ कुछ अलग डिवाइसेस भी अटैच कर सकते हैं ताकि हम एक प्रॉपर फंक्शन को परफॉर्म कर सकें। जस्ट लाइक सर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक सॉ की, जो इलेक्ट्रिक लकड़ी काटने वाला मशीन होता है, तो सर उसमें भी हम मोटर का यूज करके एक चेन को रोटेट करवाते हैं बहुत हाई स्पीड में, और सर उससे जो है हम कटिंग के वर्क को काफी सीमलेस बना सकते हैं। ओके मान लीजिए आपका ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और इसमें कोई कंडक्टर रख दूं जिसमें कि करंट जो है ऐसे जा रहा है, मैंने कंडक्टर है, वायर है और उसमें करंट इनसाइड है। ठीक है?
इनसाइड मतलब प्लेन के अंदर। Into the base. क्या इस पे कोई फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स? यस सर। लगेगा। यस सर लगेगा। यस सर लगेगा। किधर को लगेगा? सर डाउनवर्ड लगेगा। डाउनवर्ड। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लगा रहे हो? यस सर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं सर। जो फर्स्ट फिंगर है वो पॉइंट आउट करेगी लेफ्ट टू राइट, और सर जो इनटू द स्क्रीन है, तो अगर हम रोटेट करेंगे हैंड को तो जो हमारा थंब है वो नीचे की ओर पॉइंट आउट करेगा। यस सर। तो दैट मीन्स हमारा जो फील्ड है वो ऐसे है, और जो करंट की डायरेक्शन है हमारी इस केस में वो इधर को है। तो आपका फोर्स किधर को आ रहा है फिर? डाउनवर्ड? सर नीचे, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड्स। ओके। और अगर ये उल्टा होता तो फिर बाहर को करंट आ रहा होता तो अपवर्ड आता? सर तो अपवर्ड हो जाता। ओके। ये हमने लेफ्ट हैंड से निकाला, राइट? यस सर। यस सर। ओके। अगर मैं इसको पूरा एक वायर को, इंस्टेड ऑफ वायर इफ आई टेक अ लूप, एक मैं लूप ले लूं और उसको मैग्नेट के फील्ड में रखूं, तो आपका जो लूप है, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं इसे। लूप पे दो साइड होंगी, उनमें करंट फ्लो करेगा। यस सर। तो एक पे फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, एक पे अपवर्ड, जैसे अभी आपने बताया मुझे। यस सर। यस सर। तो अगर मैं इसको करंट दूं कहीं से बाहर से, मैं कुछ अगर कनेक्ट कर दूं इस पे कुछ, और वहां से इस पे करंट फ्लो कराऊं, तो करंट फ्लो करेगा। सर क्या बनाया आपने बीच में? करंट आई तो फिर बनाया तो ये लोग वायर बाहर निकालने। सर तो जो नॉर्थ साइड वाला मतलब जो लूप का साइड नॉर्थ के पास है सर, उस पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा और उसके अपोजिट वाले पे अपवर्ड फोर्स लगेगा। आपने भी बताया मुझे यहाँ पे फोर्स ऐसे लगेगा ना, इस पे डाउनवर्ड लगना चाहिए यानी? यस सर। और इस पे अपवर्ड लगना चाहिए, ठीक है? यस सर। ओके। और मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, यहाँ पे आप देख चुके हो ऑलरेडी। तो और इस वाली वायर पे, पीछे वाली जो वायर है आपकी, मान लो मैं सर इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि सर ये पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। करेक्ट। BC जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल है, ठीक है? तो F जो आपका AB है वो हमारा अपवर्ड है, सॉरी डाउनवर्ड है। FBC 0 है, ठीक है? बिकॉज I इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, करंट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और जो आपका FCD आ रहा है, इट इज कमिंग अपवर्ड। तो जब दो फोर्स आपके ऐसे होते हैं जो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सर रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट उससे निकल के आता है। Sir, friction. क्या सर, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? I am saying if on any body you have two equal and opposite forces, what do we say? Sir, balanced forces. सर इक्विलिब्रियम। एक्शन रिएक्शन। ये सुना है नाम? नो सर। नो सर। इसको कपल बोलते हैं। कपल माने, कपल समझते, दो पेयर होता है। यस सर। नोन एज कपल। कपल एक जो इस पे काम कर रहा है, जो कि इसको रोटेट करेगा, ठीक है? तो ये इसको रोटेट करेगा। ये भी अगर मैं देखूं उसका रोटेशन इसके अबाउट देखूं, तो ये वाला फोर्स कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाला नीचे वाला? सर क्लॉकवाइज। ये तो ऐसे करेगा, इसके सर अबाउट नीचे वाला भी एंटी क्लॉकवाइज ही करेगा। एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो पूरा का पूरा सिस्टम आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। यस सर। ठीक है? अगर एक सर लेकिन वो हाफ रोटेशन के बाद उसके उल्टे डायरेक्शन में घूमेगा फिर। वो तो हम अभी देखेंगे इसको जब इस पे आएंगे मोटर पे। मैं तो इन जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मान लो ये एक यस सर, यहाँ पे घूमता रहेगा एक। हाँ, अगर मान लो एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, तब क्या होता है?
बराबर होते हैं, क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, तब क्या होता? तब घूमता? नो सर। तो नहीं घूमेगा, है ना? एक को सर ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा। भाई आप मान लो यहाँ पे आपने इसको फिक्स कर दिया रॉड को, ठीक है, आपने कील मार के फिक्स कर दिया एक रॉड को, और ये रॉड जो है यहाँ से फिक्स है किसी दीवार पे, मान लो आपने फिक्स कर दिया, और ये रॉड है आपकी। इस रॉड पे आपने यहाँ से स्ट्रिंग बांधा और आपने इधर को खींचना शुरू किया, तो उसको किधर को घुमाएगा? रॉड को ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला। यस सर। अगर आपने स्ट्रिंग से इसको खींचना शुरू किया फोर्स लगा के, तो ये रॉड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। यस सर। और आपने मान लो यहाँ यस सर। यहाँ से स्ट्रिंग बांधा होता, तब भी एंटी क्लॉकवाइज घूमता, राइट? यस सर। यस सर। बताओ अब दोनों, अगर दोनों को ऐड करूंगा, दोनों एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो दोनों के दोनों फोर्स आपके एंटी क्लॉकवाइज, यानी पूरा सिस्टम आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमने रहेगा। तो इसको सर आपने इसके मिड पॉइंट पे हिंज किया है उसे। यस, मिड पे मैंने हिंज किया। ओके सर, तो सर टॉर्क डबल हो जाएगा फिर ऑब्जेक्ट भैया, एंटी क्लॉकवाइज क्यों जाएगा? ओके, एंटी क्लॉकवाइज क्यों जाएगा भाई? मान लो एक ऐसे रॉड है, यहाँ पे मैंने हिंज किया, और ये एक स्ट्रिंग है, मैंने कहा इसको खींचो आप, इसको जब खींचोगे स्ट्रिंग को ऊपर की तरफ, तो ये रॉड की तरफ को घूमेगा, ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, या ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज आपके हिसाब से? सर हम्म, सर घूमना मतलब सर वो पॉइंट अपनी पोजीशन से वहां पे जाएगा। मैंने ये रॉड ऐसे हो जाएगी ना, अभी ये रॉड ऐसे है, फिर ये रॉड ऐसे हो जाएगी, इस पर ये तो फिक्स है आपका, ये तो घूम नहीं सकता, ये तो हट नहीं सकता अपनी जगह से। पर सर जो आपने डायग्राम बनाया था सर, उसमें तो वो वायर तो वायर ना मूव करेगी। किस में? मोटर में? सर नहीं समझ आ रहा। सर खींचना कहाँ से? सर खींच क्यों रहे हैं? सर ये खींच तो जाएगा, समझ मारो सर। सर एक बार स्टार्टिंग से कर दो सर, लेकिन देखो ये एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड को मान लो मैं अब क्या, चलो चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे फिक्स कर दिया मैंने। फिक्स मतलब कैसे किया? जैसे आपका दरवाजा फिक्स होता है ना, हिंज होता है, दरवाजे के आपने किनारे पे हिंज होते हैं। यस सर। हिंज तो का 180 डिग्री। हिंज का फंक्शन क्या होता है? तो 180 डिग्री तक सर वो रोटेशन अलाउ करते हैं, या मतलब स्पेसिफिक डिग्री तक। ये टर्न कर पाना। सर किसी भी चीज को एक पॉइंट पे फिक्स कर देना। हिंज जो है रोटेशन अलाउ करता है। यस सर, करता है। दरवाजे का, लेकिन ट्रांसलेशन हो सकता है, दरवाजे का चल सकता है आपका? नो सर। नो सर। नो सर। सर फिक्स ही रहेगा। फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे भी जो रॉड आपने हिंज कर दिया, तो ये रॉड घूम सकती है। तो सर यहाँ पे टॉर्क लगाना, या तो ऐसे घूमेगी या ऐसे घूमेगी रॉड, ठीक है, लेकिन ये ऐसे चल नहीं सकती आगे। यस सर। ओके, अब मैं मान लो इस रॉड को ऐसे हिंज लगा के छोड़ दूं अंडर ग्रेविटी, तो किधर को घूमेगी आपके हिसाब से? इसके अबाउट जो घूमेगी, कौन सा घूमेगी? ये वाला घूमेगी या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये वाला क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि mg डाउनवर्ड काम करेगा, तो इसे क्लॉकवाइज घुमाएगा नहीं। यस सर नीचे नीचे। ऐसे में कह रहा हूँ, जब यहाँ पे आप रॉड है कोई आपकी, आपने रॉड को फिक्स किया और आपने यहाँ फोर्स लगा के घुमाया, तो रॉड को कैसे घुमाएगा? इसको घुमाएगा यस सर, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आपने अब एक की जगह दो लगा दिया, मान लो यहाँ भी लगा दिया, अब क्या होगा? और ज्यादा घूमेगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। सर ट्रांसलेशन का मतलब? सर लेकिन सर हाफ हो जाएगा फोर्स अगर हम मिड पॉइंट पे लगा देंगे हिंज को, और फिर हम एक साइड से अगर टॉर्क लगाएंगे तो हाफ हो जाएगा फोर्स। फोर्स तो जीरो होगा अगर आप ऐसे फोर्स लगाओगे, तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, F माइनस एफ। फोर्स में यहाँ पे जीरो होगा नेट। सर लेकिन आपने तो हिंज कर रखा। हाँ, तो देखो फोर्स यहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि फोर्स तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो एक फोर्स प्लस है एक माइनस है, एफ नेट जीरो हो जाएगा। सर तो फिर ये सर लेकिन आपने तो हिंज लगा रखा है ना यहाँ पे, तो फिर तो फोर्स जो है वो टॉर्क में बदल जाएगा ना, रेडियस से मल्टीप्लाई होके। भाई फोर्स अलग चीज है, टॉर्क अलग चीज है। सर अगर आपने हिंज लगा रखी, 1 बाय 1 फोर्स जीरो होगा, टॉर्क कुछ होगा, है ना, मैं टॉर्क की बात नहीं कर रहा कि टॉर्क कितना होगा, लेकिन फोर्स जीरो होगा। आपने फोर्स बोला तो फोर्स जीरो होगा, ठीक है। ठीक है, टॉर्क आप लोगों ने पढ़ा है क्या?
सर हमने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा ना, फिर क्यों जा रहे हो उसमें टॉर्क? सर टॉर्क पर रोटेटिंग फोर्स होता है ना, तो वो भी एक तरह से फोर्स हो गया ना। टॉर्क का रोटेशनल इफेक्ट होता है, वो एक तरह से फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट है। रोटेशनल इफेक्ट, फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट। कोई चीज किसी को रोटेट कर सकती है ना। एक तो फोर्स होता है सिंपल, जो उसे चलाएगा, और एक होता है सर हमने सर एक साइड पे इसको फोर्स लगाया है क्या? इस वाले केस में बोल रहे हो? ये केस नंबर हमारा 1 है, ये 2 है रॉड का। नंबर 1 में सर हमने ऊपर को सर फोर्स लगाया तो फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, ये यस यस यस, इस वाले पे मैंने जब ऊपर को फोर्स लगाया तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा है। अच्छा तो आगे फंसा। क्लियर है? फिर जब आपने मिडिल में हिंज लगाया था, ये तो मूव करेगा ही ना? नहीं, हिंज मूव नहीं करता, हिंज तो अपनी जगह पे फिक्स है ना। ये तो सॉरी, ये जो है सर, ये पॉइंट है साइड के एंड। हाँ, तो सर जो मिडल वाला आपने फर्स्ट केस बना रखा है, तो सर वो तो मूव करना नहीं चाहिए ना, क्योंकि सर इक्विवेलेंट फोर्स है। अच्छा, आप कह रहे हो दोनों तरफ मैं फोर्स लगाऊंगा तो कौन मूव नहीं करेगा? सर मतलब उसकी पोजीशन वही रहेगी सर, वो ना एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ना क्लॉकवाइज। इस रॉड पे आप बोल रहे हो मैं फोर्स अगर ऐसे लगाऊं और ऐसे भी लगाऊं, दोनों लगा रहे हो आप? सर एक टाइम पे नहीं लगा रहे ना। आप क्या लगाना चाह रहे हो बताओ? एक फोर्स लगाना चाह रहे हो, दो लगाना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? सर दोनों साइड। दोनों साइड फोर्स लगाया, ऐसे ही बिल्कुल जैसे मैंने बनाया, ये सेम डायग्राम है। ये वाला डायग्राम बोल रहे हो आप? यस सर। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इस केस में? ओके सर, समझ गया मैं। सर अगर हम किसी भी एक एंड पॉइंट पे फोर्स लाएंगे, इधर दूसरा अपने आप ही मूव करेगा ना, यहाँ पे तो अगर आप तो एक पे भी लगाओ तो भी मूव कर जाएगा। तो सर नेट फोर्स यहाँ पे 0 ही होगी। नहीं, अगर एक पे लगाओगे फोर्स तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा ना। फिर नेट फोर्स तो फिर आएगा कुछ एफ आएगा। भाई आपने एफ ही तो लगाया, अगर आप एक और एफ लगाओगे तो नेट फोर्स 0 हो सकती है। भाई दो फोर्स 0 कब हो सकती है? जब ऐसे फोर्स होगी तब तो 0 होगी। यस सर। ये ऐसी फोर्स 0 हो जाएंगी आपस में? नो सर। या अकेली फोर्स 0 हो जाएगी? ये हो सकती है 0, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये हो सकती है 0। तो ये केस कहाँ पे आ रहा है? केस तो यहाँ पे आ रहा है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। यस सर। तो बस इसमें क्यों इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? तो सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल सा है, इसमें क्या सोचने वाला है? भाई दो फोर्स लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं, तो नेट फोर्स 0 होगा। अगर एक ही फोर्स लगाओगे तो नेट फोर्स F होगा। अगर आप दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग जाओगे तो 2F हो जाएगा फोर्स। सर अगर हम F के डायरेक्ट नीचे F लगाएंगे तो वो भी तो 0 ही होगा। पर सर उसमें हमें कुछ दिखाई नहीं देगा वर्क डन, इसमें तो वर्क डन दिखाई दे रहा है। अच्छा चलो ठीक है यार, इसको कभी ढंग से देखेंगे ना, मैं आपको बता दूंगा क्यों होता है ऐसा। एक्चुअली हिंज भी कुछ फोर्स, अगर आप ऐसा केस बनाओगे ना तो फिर हिंज भी फोर्स लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हिंज से हमारा काम होता है रोटेट कराना, हम हिंज से फोर्स नहीं लगवाते, है ना। दरवाजा जो आप खोलते हो तो दरवाजे को आप हैंडल को जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते दरवाजे को, आप ऐसे थोड़ी अपने तरफ थोड़ी खींचते हो दरवाजे को कि आप उसको हिंज को तोड़ने की कोशिश करो, है ना। तो हिंज का काम केवल हम हिंज में अबाउट रोटेशन कराते हैं बस। तो हिंज के अबाउट मतलब या तो ऐसे घुमाऊंगा रॉड को या फिर उल्टा घुमाऊंगा ऐसे, लेकिन मैं ऐसा ट्राई नहीं करता कि मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, तो फिर तो हिंज उखड़ने की वो आ जाएगी। चलो इसको छोड़ो, इतना मत जाओ इस पे आते दोबारा वापस। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप फोर्स लगाओगे दो तो ये क्या हो जाएगा, कपल बन जाएगा, तो ये रोटेट करेगा आपका पूरा लूप। यस सर। हमने फोर्स अलग अलग टाइम पे लगाया ना? नहीं, ये फोर्स अलग अलग टाइम पे है या एक टाइम पे है? सर अलग अलग, सर सेम टाइम पे हम सब मूव कैसे कर रहे हैं फिर? सर सेम टाइम पे 0 हो जाएगा ना? फोर्स 0 हो जाएगा, लूप ना मूव नहीं कर रहा, लूप रोटेट कर रहा है। जब मैं मूव बोल रहा हूँ, मूव मतलब रोटेट कर रहा है। मूव करना अलग चीज है, रोटेट करना अलग चीज है। जैसे आपका दरवाजा है वो मूव नहीं करता, फोर्स 0 हो जाएगा, टॉर्क डबल हो जाएगा। आपका जो डोर है वो मूव करता है, रोटेट करता है? सर रोटेट करता है। सर हमने सर ऊपर भी फोर्स लगा दी और सर उसी टाइम पे सर नीचे फोर्स लगा दी, तो सर वो रोटेट क्यों करेगा फिर? भाई मान लो कोई एक किताब है आपके पास, बुक है मान लो,
और इसको मैं कहीं से फिक्स करके एक फोर्स ऐसे लगाऊं इस पे और एक नीचे से ऐसे लगाऊं, बस 2 उंगलियों से इसको एक को दबाऊं और एक को, तो घूमेगा नहीं क्या ये दीवार किताब जो है, ये किताब जो है इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी या नहीं घूमेगी? यस सर, अब आ गया सर। क्या यस सर। यस सर, घूमेगी। घूमेगी ना, रोटेट करेगी, कैसे रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करेगी। यस सर। तो ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है बिल्कुल, जब करंट आपका अच्छा सर, अब आ गया समझ सर, अब समझ आ गया। है ना, तो करंट जो फ्लो कर रहा है पूरे लूप में कर रहे हैं। अब पूरे लूप में जब करंट फ्लो करेगा तो दोनों वायर में एक साथ करंट होगा ना, ऐसा थोड़ी कि पहले एक वायर में करंट आया फिर दूसरी वायर में आया, तो पूरे लूप में करंट है, तो पूरे लूप में सर। तो ये भी फोर्स लगेगा और ये भी लगेगा और ये भी, ये तो जीरो होगा खैर, और ये भी एक साथ लगेंगे, अलग अलग लगेंगे सर एक साथ लगेंगे सर एक साथ लगेंगे। एक साथ लगेंगे ना, क्योंकि पूरा लूप है आपका, अकेली वायर थोड़ी है वो। तो एक साथ जब फोर्स लगेंगे तो केस हमारा ये वाला बन जाएगा कि दोनों फोर्स लग रहे हैं और उसके कारण ये लूप आपका रोटेट करने लगेगा। इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये लूप जब यस वायर रिजिड होगी ना? अब आवाज ब्रेक हुई, दोबारा एक बार रिपीट करेंगे। सर ये वायर रिजिड होगी ना सर, वैसे नॉर्मल की तरह तो नहीं होगी? नहीं, वायर जो रिजिड है, मैंने वो ऐसे नहीं हो सकती कि नीचे लटकने लगे, ऐसे नहीं होगा। जैसे मतलब पूरी मेटल टाइप उसकी स्ट्रेंथ होगी। हाँ, इनफैक्ट ये क्या होता है, इनफैक्ट क्या होता है, जो एक्चुअल डायग्राम होता है ना इसका इलेक्ट्रिक मोटर का, वहां पे हम इस वायर को एक किसी मेटल के अराउंड, मेटल पीस के अबाउट जो है वो करते हैं। मैंने इसको ऐसे बनाए थे वायर का, आर्मेचर के। यस यस यस, हम ना उसके अंदर जो है यहाँ पे मैग्नेटिक कोई सबस्टेंस यूज करेंगे सो दैट आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रांग हो। तो हम यूजुअली वायर को किसी मैग्नेटिक सबस्टेंस के अराउंड जो है रोटेट कर लेते हैं, जैसे आयरन है, आयरन कोर यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं यूजुअली। तो यूजुअली जो होता है वो एक वायर नहीं होती, ऐसे आपने एक वायर बनाई ना, मैंने जो आपका डायग्राम बनाया मैंने एक वायर बनाई, तो एक वायर नहीं होती, कई सारे लूप होते हैं और वो अबाउट किसी आयरन के अबाउट वाइंडिंग उनकी हो रखी होती है, तो अपनी जगह से हिलते नहीं है फिर। सर हम क्लियर? ये सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं अदर मेटल क्यों? क्योंकि आपको देखो मैंने बताया था, हर मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। अभी हमने डोमेन थ्योरी पढ़ी थी ना, तो हर मेटल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो सॉफ्ट आयरन होता है एक्चुअली क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को बहुत अट्रैक्ट करता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप नॉर्थ पोल है मान लो और ये साउथ पोल है, इनका नॉर्मली इनका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। अब कोई सबस्टेंस ऐसे होते हैं जिनको आप ऐसे रखोगे ना बीच में, तो सारा मैग्नेटिक फील्ड खींच लेंगे ऐसे। इनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। और कुछ ऐसे होते हैं जो इसको फील्ड को रिपेल करते हैं। अगर यहाँ पे रख दोगे किसी कटोरी या कुछ समथिंग कुछ रख दोगे यहाँ पे, और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो फिर तो आपका मैग्नेटिक जो है ना फील्ड ऐसे हो जाएगा, मैंने रिपेल करेगा फेरोमैग्नेटिक है। हाँ, इस केस में हम चाहते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो। क्यों स्ट्रांग हो? ताकि मेरा फोर्स ज्यादा लगे वायर पे। वैसे फील्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना वायर पे फोर्स ज्यादा लगेगा, तो उतनी ज्यादा रोटेट करेगा, उतना रोटेट करेगी। तो मैं यहाँ पे जो केस लेता हूँ ये लेता हूँ फेरो वाला। ओके सर। तो मेरा सॉफ्ट आयरन होता है वो फेरोमैग्नेटिक होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर आपने यूज करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि ये करते हैं। अब क्या वायर यहाँ पे रोटेट करेगी। अब जब रोटेट करेगी, इसका एक लूप मान लो राउंड कंप्लीट हो गया, एक राउंड कंप्लीट होने के बाद इसकी कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। आपकी जो ए बी है वो इस साइड आ जाएगा और सी डी इस तरफ आ जाएगा। ऐसे हो जाएगा ना कंडीशन आपका पूरा घूम के। जब एक चक्कर काट लेगा तो आपका ए बी इधर चला जाएगा, एक राउंड के बाद ऐसे ही होगा। यस सर। वी विल से हाफ राउंड। अभी हाफ राउंड लिया इसने, फुल राउंड तो तब होगा जब घूम के दोबारा ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हाफ राउंड के बाद ये हो गया। अब जो आपका लूप है कैसे घूम रहा था ये इसके अबाउट, अगर आप देखेंगे इस एक्सिस के अबाउट, ये लूप आपका जो रोटेट हो रहा था
तो ऐसे रोटेट हो रहा था क्योंकि ये फोर्स अपवर्ड था ना ऐसे। तो अगर यस सर। अगर आप सामने से देखोगे तो कैसे दिखेगा आपको, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन? सर एंटी सर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। सामने से एंटी देखोगे क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब आप चाहते हो दोबारा कि आपका लूप अभी एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करे। आप चाहते हो कि आपका जो लूप है वो एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करे, तो ए बी में फोर्स की डायरेक्शन किधर को होनी चाहिए, ऊपर या नीचे? ऊपर। सर अपवर्ड डायरेक्शन। और सी डी में? नीचे। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। ए बी में अपवर्ड, सी डी में डाउनवर्ड। ठीक है, तो यानी आपका करंट जो इसमें फ्लो करेगा ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करना चाहिए यस सर। या उल्टा करना चाहिए? भाई अभी देखो यहाँ पे जब करंट ऐसे था तो उस पर फोर्स अपवर्ड लग रहा था और इस पर डाउनवर्ड लग रहा था जब आपका करंट ऐसे चल रहा था। जब करंट यहाँ की तरफ था ना, सी से डी माने इधर की तरफ था जब करंट, तो आपका फोर्स ऊपर को आ रहा था। तो आपको अभी भी ऐसे घुमाना है ना लूप को, या आप उल्टा घुमाओगे? भाई ऐसे करोगे नहीं, आपकी लूप पहले आधा एंटी क्लॉकवाइज घुमा, फिर आपने दोबारा क्लॉकवाइज घुमाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज, मोटर चलेगी नहीं। मोटर Yes, तब sir. चलेगी आप उसको कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में घुमाओ उसे, या तो कंटिन्यूअसली से एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तब आपका काम करेगा वो, या कंटिन्यूअसली एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तब काम करेगा। तो आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा क्योंकि आपने एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट किया अपना। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए इस वाली आर्म पे, जो आर्म यहाँ पे होगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सीडी हो, चाहे वो ए बी हो, फोर्स किधर को होना चाहिए? अपवर्ड। अपवर्ड। तो यहाँ पे सर फोर्स अपवर्ड। तो ए बी पे अपवर्ड होना चाहिए, यानी जब ए बी यहाँ पहुंचा तो अपवर्ड फोर्स होना चाहिए। यस सर। अपवर्ड फोर्स कब होगा? जब करंट आपका ए टू बी होगा या बी टू ए होगा? B2 है। बी टू ए। भाई डायरेक्शन, यही तो डायरेक्शन बनेगी, सीडी की जो डायरेक्शन थी उसमें करंट इधर को तो फ्लो कर रहा था, अब फील्ड आपका इधर को था तो आपका फोर्स इधर को आया। तो यहाँ भी करंट का जो डायरेक्शन होना चाहिए इससे उल्टा होना चाहिए, बी टू ए होना चाहिए। ये बात समझ में आई? यस यस सर। तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा इस बार ऐसे। ठीक है, तो आप देख रहे हो करंट का डायरेक्शन आपका बी टू ए हो गया, यहाँ पे क्या था, ए टू बी था, तो यानी रिवर्स हो गया डायरेक्शन। रिवर्स हुआ डायरेक्शन। यस सर। यस सर। यस सर। ये सब एनसीईआरटी में या किसी किताब, आपकी किताबों में लिखा हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसकी उसका मतलब क्या है ना, ये तो आप देख लेना लिखा क्या हुआ एक्चुअली। तो आई आपका रिवर्स हो रहा है आफ्टर हाफ साइकिल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आफ्टर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के बाद ये रिवर्स हो गया। सर और बट फिर दोबारा करंट रेगुलेशन है सर, वो कैसे बदल रहा है? करंट का रेगुलेशन बदलता है कैसे? बताओ भाई, क्या यूज करते हैं करंट का रेगुलेशन बदलने के लिए? सर स्प्लिट रिंग्स, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर। क्या फंक्शन होता है स्प्लिट रिंग का? सर स्प्लिट रिंग्स का फंक्शन Sir, ये to होता है reverse सर कि जैसे ही the direction of current at each half rotation. अच्छा, नहीं रिवर्स कैसे करती हो? तो ठीक है, तो आपने सर कर लिया। स्प्लिट रिंग्स से ना हम एक कार्बन ब्रशेस को जो है अटैच कर देते हैं और कार्बन ब्रशेस से जो पीछे वाला सर्किट है जो सेल से जुड़ा हुआ है उसे अटैच कर देते हैं। सर वो स्प्लिट रिंग्स के ऊपर जो है जो भी हमारे कार्बन ब्रशेस होते हैं वो स्लिप करते रहते हैं, और सर फिर जो है जैसे ही हाफ साइकिल कंप्लीट होती है उसी तुरंत ही जो है वहां पे जैसी स्प्लिट रिंग्स होते हैं उनके बीच में भी एक स्प्लिट हो रखा होता है, दो रिंग्स के बीच में, मतलब एक सर्कुलर रिंग होती है उसके बीच में स्प्लिट हो रखी होती है दो हाफ्स में वो। तो सर जैसे ही दूसरा वाला हाफ जो है वो पहले वाले ब्रश से अटैच होता है, पोलैरिटी चेंज हो जाती है और करंट उल्टा फ्लो करने लगता है। देखो इनका बोलो, उसका मीनिंग क्या है? कुछ बोलो और। यस सर, तो ऐसे ही सर करंट का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। ये डीसी मोटर के लिए, सॉरी एसी मोटर के लिए होता है, नहीं डीसी के लिए होता है। अच्छा चलो, अभी एसी डीसी के चक्कर में फंसोगी।
देखो यहाँ पे आपका जो मोटर है, तो मोटर में आप कहीं से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी दे रहे होगे, इस मोटर को कहीं से करंट आ रहा होगा ना, ये जो ऐसा करंट है कहीं से आया तो होगा पहले। यस सर। तो कोई आपका एक्सटर्नल सर्किट होगा यहाँ बाहर, जो आपकी घर की बिजली होती है। ठीक है सर की है। तो ये आपका कोई बाहर का सर्किट होगा, या बैटरी लगी होगी और वो आपको करंट दे रही होगी। तो इस करंट को आपको सर्किट में पहुंचाना है, तभी तो यहाँ से फ्लो करेगा। तो सर्किट में पहुंचाने के लिए यहाँ पे आपके ब्रशेस लगे होते हैं, आपके कांटेक्ट आपको करना पड़ेगा ना इसको। तो आपके ब्रशेस होते हैं, कार्बन ब्रशेस, और उससे आपकी रिंग अटैच होती है, रिंग। ठीक है, सॉरी, रिंग जो है इससे अटैच नहीं होगी, रिंग इससे अटैच होगी आपके। ऐसे यहाँ पे भी होगा। ठीक है, एक्चुअल डायग्राम आप देख लेना बुक में कैसा बना हुआ है, लगभग ऐसा डायग्राम होता है हमारा। ये कार्बन ब्रशेस हैं यहाँ। ओके, ये रिंग है। अच्छा, अब क्या ये प्लस चार्ज है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ से यस सर। यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से Yes, sir. कांटेक्ट में आया, रिंग के कांटेक्ट में आया, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, राइट। ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से प्लस घूम 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 के, यहाँ से घूम के पूरा इधर से बाहर निकल जाएगा ऐसे। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब बीच में एक्सेल भी होता है सर। हाँ, एक्सेल भी होता है, ऑब्वियसली एक्सेल भी होगा। मैं कभी इसका देख रहा हूँ फंक्शन क्या है, एक्सेल का तो रोल अलग चीज है। देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मेरा क्या हुआ, हाफ साइकिल के बाद एक कंडीशन रिवर्स हो गई। अब मेरा जो है ए बी यहाँ पहुंच गया, और ये ऐसी कुछ कंडीशन हो गई कि मेरा जो है ए बी यहाँ पहुंच गया इस बार, ए बी सी डी। ठीक है, अब जब ये ए बी सी डी यहाँ पहुंच गया, तो आपके जो ये ब्रशेस थे, सॉरी जो रिंग थी पी और क्यू, ये भी सर्किट के साथ घूम रही होंगी। तो पी वाली रिंग कहाँ पहुंच जाएगी, और यहाँ पहुंच जाएगी जो ए बी के साथ अटैच थी। यस सर। और पी, ये रिंग मान लो क्यू थी, ये पी थी, पी यहाँ पहुंच गया इस बार, और क्यू वाला जो सीडी से अटैच था, क्यू वाला वो पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया क्यू, ये क्यू इस तरफ आ गया। अब सर्किट तो बाहर वाला तो ये तो फिक्स है, ये तो घूम नहीं रहा कुछ, तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, अब की बार Q जो है, अब देखो आप यहाँ प्लस है तो करंट ऐसे जाएगा, यहाँ से करंट तो ऐसे जाएगा, प्लस से बाहर। यस सर। यस सर। तो इस बार इसे रिंग कौन सी दिखेगी यहाँ पे, Q दिखेगी या P दिखेगी? सर क्यू। Q। तो ये करंट यहाँ से अंदर घुसेगा तो फिर यहाँ से निकलेगा, D2 फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, B2A हो गई। यस सर। यस सर। यस सर, कंडक्टर में करंट की वायर जो है वो रिवर्स हो गई, रिवर्स हो गई बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ दिस स्प्लिट रिंग्स। तो ये स्प्लिट रिंग आपकी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है बार बार। कभी ये ब्रश B1 के कांटेक्ट में आ जाएंगी, कभी B2 के कांटेक्ट में, यानी मान लो X और Y है, तो कभी ये ब्रश X के कांटेक्ट में आ जाएगी Q वाली, और कभी ये Q वाली जाके फिर इसके कांटेक्ट में आ जाएगी Y वाले के। तो ऐसे बार बार इसका रोटेशन चलता रहता है, और बार बार आपकी करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती रहती है। क्लियर है, हुआ ये? यस सर। यस सर। तो सर ये डीसी मोटर का वर्किंग है। यस, अब देखो ना बैटरी कौन सी लगा रखी है हमने, डीसी है ना ये। यस सर। एसी लगा दे तो क्या बनाता है, ऐसे बनाते हैं बैटरी फिर। सर एसी बैटरी ऐसे बनाते जैसे अभी आपने बनाया? हाँ, ये एसी बैटरी का सिंबल है। सर एसी में सर वो नहीं होता सर, नेगेटिव नहीं होता ना सर? किसमें, एसी में? एसी में यस सर। होता है, नेगेटिव क्यों नहीं होता? मैंने उसमें क्या होता है एक्चुअली, दोनों पोल जो है करंट आपका बार बार चेंज होता रहता है खुद ही। सर वो ऊपर की साइड ही होता है सर, जब उसका रे डायग्राम सर ने बना के बताया था। हाँ, तो करंट जब खुद ही चेंज होता जाएगा तो खुद ही प्लस माइनस होता जाएगा, तो दोनों टर्मिनल आपके प्लस की तरह बिहेव करेंगे, माइनस की तरह भी। एसी में ऐसा होता रहता है आपका। यस सर, वोल्टेज फ्लक्चुएट करता रहता है। हाँ, तो आपका करंट जो है प्लस भी होगा माइनस भी होगा एक ही जगह से। एनीवे, चलो उस पर नहीं आ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया बिकॉज ऑफ दिस स्प्लिट रिंग। ठीक है, अब
यहाँ पे स्प्लिटिंग की वजह से ये आपका हो गया। तो ये हमारा समझ में आया कि हमारा क्योंकि क्या करना था, रोटेशन एक डायरेक्शन में करना था। तो रोटेशन एक डायरेक्शन में करने के लिए मुझे करंट को रिवर्स करना जरूरी है। अगर मैं करंट को रिवर्स नहीं करूंगा तो फिर ये मोटर घूमेगी नहीं मेरी। तो मुझे ये सब मैकेनिज्म लगाना पड़ा। ठीक है, इसके बीच में हमारा जो स्प्लिट रिंग होती है उनके बीच में हमारा एक्सेल होता है। तो एक्सेल भी हमारा जो है घूमता रहता है साथ साथ में। यहाँ पे एक एक्सेल होता सर है। एक्सेल सपोर्ट देने के लिए होता है? हाँ, एक्सेल उसे सपोर्ट करेगा रिंग को, ऑब्वियसली उसके अबाउट घूमेगी ना रिंग आपकी जो होगी है। और आपको एक्चुअली वो भी करना है ना, एक्सेल होता है सपोर्ट किया होता है आपको। मोटर अगर आपने उसमें मोटर को घुमाया तो उसमें अगर फैन, सर उसमें कुछ भी डिवाइस अगर अटैच करना है तो उसके लिए एक्सेल जरूरी होती है ना, जैसे फैन हाँ, अगर अटैच करना हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको अटैच करना होगा तो उसका आप ट्रांसफर कैसे करोगे बाहर, टॉर्क वगैरह जो भी है कैसे ट्रांसफर करोगे? तो उसके लिए जरूरी होता है, जो वायर आपकी घूम रही है फिर आपको उससे टॉर्क भी ट्रांसफर करना है ना बाहर अपना। यस सर। उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलो। तो आई थिंक ये समझ में आया डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे कैसे होगी, क्लियर हो गया सबको? यस सर। रिवर्स होती है सर। तो ये पेपर में आ सकता है। आई डोंट नो इस बार सिलेबस में कुछ हटाया भी है इन्होंने, आई डोंट नो ये हटाया रखा है क्या है। सर full ये है सर, जनरेटर हटाया, जनरेटर हटाया सर। अच्छा, सर इस मोटर में अगर गियर वगैरह हम लगा दे तो इससे काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके। अच्छा, गियर वगैरह पढ़े आपने? सर गियर पड़ा नहीं है, लेकिन मैंने देखा है गियर लगा देते हैं लोग, उसके बाद फिर उसमें अलग अलग तरह से गियर्स का अटैचमेंट कर देते हैं और गियर से एक और कोई से अटैचमेंट को जो है वो लगा देते हैं और फिर गियर्स की मूवमेंट की वजह से वो अटैचमेंट भी मूव करने लगता है। ओके, चलिए ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक और आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। यस सर, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। करेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है एक्चुअली? जब किसी, मान लो आपने एक सोलेनॉइड लिया या कोई आपने सोलेनॉइड छोड़ो भी, आपने एक मान लो रिंग ही ले ली कोई, ठीक है, और रिंग में आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाया। इस रिंग में कोई करंट नहीं है, बिल्कुल ऐसे केवल आयरन की रिंग है। आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया मान लो इस डायरेक्शन में, ठीक है, लगाया नहीं, आपने बढ़ाया। आपने मैग्नेटिक फील्ड क्या किया, बढ़ाया इस डायरेक्शन में, किधर को, डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व करा गया था, ये ऑब्जर्व करा जाएगा कि जो रिंग होगी वो इस डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। क्या करेगी, अपोज। कैसे अपोज कर सकती है वो अपना एक फील्ड बना देगी, किधर की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। इतना क्लियर हुआ? क्योंकि आपने डाउनवर्ड फील्ड लगाया, आप डाउनवर्ड फील्ड को बढ़ाना चाह रहे हो, तो रिंग अपना जो है प्रॉपर्टी शो करती है कि वो अपना फील्ड उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस कर देती है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो कैसे प्रोड्यूस कर सकती है वो, कैसा करंट फ्लो करेगी उसके लिए, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? राइट हैंड थंब रूल से बताओ। अपवर्ड करंट चाहिए मुझे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर मान लो सॉलिनॉइड होती है यहाँ पे और आप एक मैग्नेट इसके पास लाते हैं, इसका कि नॉर्थ पोल मान लो ऐसे है, इसको लेके आते हैं, तो ये सॉलिनॉइड क्या करेगी, ये सॉलिनॉइड, आप इसकी लाइनें, इसके अंदर जो लाइनें जा रही हैं उसको बढ़ाना चाह रहे हो, तो ये सॉलिनॉइड क्या करेगी, अपना फील्ड बना देगी, ऐसा करंट फ्लो कराएगी ताकि इसका एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए जो कि इसको अपोज करे। ऐसा फील्ड प्रोड्यूस हो जाए जो कि इस बढ़ने वाले फील्ड को अपोज, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करे। तो इसके अंदर क्या होगा, करंट ऐसा फ्लो होगा कि जो फील्ड इधर को बना लेगा। ये क्लियर हुआ? इसको यस सर। ये जो आप, ये क्लियर हुआ? ये अच्छा, ये लूप वाला सबको क्लियर हो गया था एंटी क्लॉकवाइज तक जब पहुंचे थे? यस सर। ठीक है, ये कब होता है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड या तो बढ़ाते हो या घटाते हो। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होगा ये, व्हेन यू इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तभी होगा बस। तो सोलेनॉइड में अगर ऐसा
फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो करंट के कारण हुआ होगा, करंट इसमें प्रोड्यूस हुआ होगा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, राइट? है ना, करंट ही प्रोड्यूस होगा ना, उससे तो फील्ड बना होगा, इसका फील्ड ऐसे थोड़ी बन सकता है बिना करंट के। यस सर। उस करंट को क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। अगर आप यहाँ पे कोई करंट नापने के लिए क्या लगाते हो? सर एमीटर एमीटर लगाओगे अगर, करेक्ट, तो उसमें रीडिंग शो होगी एंड दिस करंट इज नोन एज इंड्यूस करंट। अभी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा डिपेंडिंग ऑन द आपकी जो वाइंडिंग है ये कैसी है, क्लॉकवाइज वाइंडिंग है या एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग, आपको देखना पड़ेगा इस साइड से कि ऐसा फील्ड बनाने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे लूप में देखा ना, ये ऐसे आपको इस साइड से देखना पड़ेगा इसकी वाइंडिंग वगैरह कैसे हो रखी है, करंट कैसे फ्लो होना चाहिए ताकि मेरा फील्ड ऐसा बन जाए। तो आप वो तो निकाल लोगे, आप कोई बड़ी बात नहीं है। इस करंट को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड, ये किससे इंड्यूस हुआ? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, और बेटर वर्ड क्या बोल सकते हैं? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, डेल्टा बी बोल सकते हो, यस। तो जब ऐसा कोई केस होता है जब आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो वहां पे क्या होता है? इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इस करंट को फिर आप यूज कर सकते हो, एक्सटर्नल सर्किट लगा के कर सकते हो। तो जो आपके स्टेशन होते हैं ना, थर्मल पावर या हाइड्रो पावर स्टेशन, वहां पे यही काम करा जाता है। वहां पे जो है पूरी एनर्जी लगा के मैग्नेट को मूव कराया जाता है बार बार। तो मैग्नेट को बार बार जब मूव कराओगे तो क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा, और वो करंट जो बनता है उसको हम फिर सप्लाई कर देते हैं डिफरेंट सिटीज को। तो मैग्नेट को मूव कराने, जब मूव कराओगे ना तो इसको रिपेल कर रहा है ना ये फील्ड, देखो दोनों फील्ड, ये नॉर्थ पोल बना, ये भी नॉर्थ पोल बन गया, इसको रिपेल कर रहा है। तो इनको पास लाने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। यस सर। ऐसे जब दूर जाओगे, जब उसको दूर ले जाओगे तो ये क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं उसके। अब ये रिपेल कर रहे हैं, दूर जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमेशा अपोज करता है ये। अगर आप दूर ले जाओगे तो पास खींचेगा, पास लाओगे तो दूर भगाएगा। तो इसको मूव करने के लिए आपको एनर्जी लगती है। तो एनर्जी कहां से लेते हो फिर आप? वो एनर्जी हम वाटर से लेते हैं। हाइड्रो पावर में वाटर से लोगे, थर्मल पावर में आप स्टीम से कुछ करोगे, स्टीम से आप गर्म करोगे, उससे फिर पिस्टन वगैरह मूव कराओगे, पिस्टन से आगे पीछे मूव करेगा वो। तो आपको कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए। तो आपने वो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट कर दी इस केस में? मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब सर हम रिवर्स हो गया जो हमने पहले पढ़ा था उसका। बिल्कुल, ये उसका पहले वाले का रिवर्स हो गया मोटर का। मोटर में आप इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल कर रहे हो। यस, अगर हम मैग्नेट को पीछे लेकर जाएंगे तब भी करंट इंड्यूस होगा ना? तब भी होगा। तो सर करंट के डायरेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर लेते हैं ना? डायरेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर लेते हो और उसको मेजर करने के लिए एमीटर लेते हो। तो अगर आपको करंट का डायरेक्शन लेना है केवल तो गैल्वेनोमीटर यूज करोगे, और अगर आपको करंट का वैल्यू निकालना है तो एमीटर यूज करोगे। क्लियर? सर एमीटर डायरेक्शन साइड बाय साइड नहीं देता? एमीटर में डिपेंड करता है। यूजुअली जो एमीटर होता है वो एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। यूजुअली एमीटर होते हैं आपके। मतलब उसमें भी तो गैल्वेनोमीटर ही कनेक्ट करते हैं ना? आप गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर उसकी बात कर रहे हो क्या? यस सर, वो पढ़ा है हमने, सर ने पढ़ाया था। लगा देते हैं ना गैल्वेनोमीटर, एक बहुत स्मॉल सा रेजिस्टेंस ऊपर में लगा देते हैं तो सारा करंट जो है उसमें से फ्लो कर जाता है, और जितना फ्लो हो सकता है गैल्वेनोमीटर से बस उतना ही होता है। तो सर वहां पे जब गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें डायरेक्शन क्यों नहीं बताता एमीटर? सर हेलो। मुझे ही आवाज नहीं आ रही या तुम्हें भी नहीं आ रही? नहीं, हमें भी नहीं आ रही भाई। हमें भी नहीं आ रही भाई। अभी नहीं आ रही भाई। ओ माय गॉड, क्या हो गया भाई आज? वैसे वैभव तूने अभी गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड क्या पूछा था? अरे मैंने ये पूछा था कि सर ने बोला कि गैल्वेनोमीटर मतलब एमीटर से जो है डायरेक्शन नहीं पता चलता, लेकिन हम तो गैल्वेनोमीटर के ऊपर ही बहुत स्मॉल सा रेजिस्टेंस लगा के उसी को तो बनाते हैं एमीटर, तो वो क्यों नहीं बता सकता?
डायरेक्शन है तो गैल्वेनोमीटर ही। हाँ बता तो सकता है। डिवाइस वही, सोच नहीं। भाई समझ नहीं आया भाई क्या पूछ रहा है। अरे नहीं नहीं, वो लास्ट में सर ने पढ़ाया था ना, लास्ट वाली क्लास में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसमें कन्वर्जन बताया था सर ने, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर का। हाँ तो सर जब ने हम पूरा गैल्वेनोमीटर को ही जब हम बना रहे हैं एमीटर, तो फिर वो डायरेक्शन क्यों नहीं बता सकता, जबकि गैल्वेनोमीटर बता सकता है। हाँ भाई जरूर बता सकता है। लेकिन कन्वर्जन करने के बाद ना, उससे पहले नहीं। तो गैल्वेनोमीटर बहुत ही कह सकते हैं कम करंट मेजर कर पाता है, और हम एमीटर कह सकते हैं हाई करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं। हाँ हाँ, वो तो सही बात है तुम्हारी, लेकिन डायरेक्शन वाली फंक्शनैलिटी गायब कैसे हो गई कन्वर्जन के टाइम पे? सर ने तो भाई इतना ही बताया था, मतलब अगर हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो बस क्या कहते हैं, आप बस की डायरेक्शन वाली कैपेबिलिटी लॉस कर देता है अपनी वो। हाँ, वो कैसे करता है वही तो सर ने हाँ ये जितना बताया था, उतना ही 12th में भी उतना ही बताया जाता है जितना सर ने बताया था। सर ने फॉर्मूला भी तो लिखवाया था ना एक। अरे हाँ हाँ, फॉर्मूला भी लिखवाया था सर ने। आई इज इक्वल टू 1/g इंटू 1+r/g। हाँ नहीं नहीं, एक मिनट, दोबारा से। आई इज इक्वल टू आई जी इंटू ब्रैकेट में 1+r/g अपॉन में s। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अभी सर और आवाज आ रही है सर वाली? सर आपका माइक ओपन नहीं है। यस यस यस, अब ओपन कर लिया। ओके यस सर। सर मैंने वही पूछा था कि अगर हम एमीटर में, जब हम गैल्वेनोमीटर के ऊपर ही शंट लगा के उसे एमीटर की तरह यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो डायरेक्शन वाला फंक्शनैलिटी है वो लूज क्यों हो रहा है? यार वो तो अलग चीज है कि आपने गैल्वेनोमीटर को ही मान लो एमीटर बना दिया, है ना। ये तो मान लो ये हो गया यस सर, यस सर। भाई एक एमीटर अलग, एमीटर तो अलग ही मशीन होती है एक। अब आप गैल्वेनोमीटर को एज एमीटर बना तो सकते हो, लेकिन उसमें फिर वो जो उसकी प्रॉपर्टी है वो तो रहेगी गैल्वेनोमीटर की। लेकिन अगर मान लो आप अलग से एमीटर लोगे तो उसमें नहीं होता ऐसा। यूजुअली जो है एमीटर 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 5 जाता है वो। ओके सर। अच्छा सर, अलग से भी बन सकते हैं एमीटर क्या? अलग से होता है, लैब में आप देखोगे तो एमीटर रखे रहते हैं आपके। ओके सर, तो उनकी पावर ज्यादा होती होगी फिर तो उस वाले एमीटर से जो हम गैल्वेनोमीटर से बना रहे हैं। बिल्कुल, गैल्वेनोमीटर तो बहुत कम करंट वो कर सकता है, मैंने जल जाता है अगर आप ज्यादा करंट जैसे पास उसके तो करोगे। माइक्रो एम्पियर्स में फ्लो होता है। हाँ, लेकिन एमीटर में 2 एम्पियर 5 एम्पियर कर सकता है। ओके चलिए, तो यहाँ से ओके सर, मैंने वो वाला समझ लिया था, वो कन्वर्जन वाला। नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं, वो तो फिर वो तो करेगा शो, तो डायरेक्शन भी शो करेगा। तो यहाँ पे जो आप देखोगे तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यूजुअली जो है डिटेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर लिखा हुआ है बुक में, ठीक है। मैं कहता अगर मेजर करोगे करंट की वैल्यू तो फिर आपको एमीटर लगाना पड़ेगा। ओके चलिए, अब इसमें एक और आपका है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल पता है आप लोगों को? ये किसके लिए होता है, पहले तो ये बताओ किस चीज के लिए होता है? इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन। करेक्ट। जो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन आती है वो राइट हैंड थंब रूल से आती है। क्या होता है राइट हैंड थंब रूल? क्या क्या इसमें डायरेक्शन शो करते हैं? मिडिल फिंगर क्या बताता है सर? इसमें सर मिडिल फिंगर क्या शो करता है इसमें? करंट, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट। थंब क्या करता है शो? और सर जो फोर्स तो इसमें होता नहीं। सर मोशन। मोशन। थंब इसमें मूवमेंट ऑफ कंडक्टर शो करता है ना। और जो बीच वाला फिंगर उसके दोनों के बीच में होता है उसको क्या शो करता है? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। थंब जो है मोशन कर रहा है ना। मिडिल फिंगर जो है
वो आप बता रहे हो कि इंड्यूस करंट, तो रिमेनिंग जो बचता है वो क्या करता है फिर? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को कंपेयर करोगे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो है मिडिल फिंगर तो हमेशा करंट ही कर रहा है। यहाँ पे इंड्यूस करंट है, वहां पे जो करंट आपका फ्लो कर रहा है नॉर्मल करंट, वहां पे वो होगा। जो बाकी फिंगर बचता है ये मैग्नेटिक फील्ड को, दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड ही शो करता है। बस फर्क क्या पड़ता है? थंब में फर्क पड़ता है। थंब जो होता है उस केस में क्या था? फोर्स था, और इस केस में क्या हो गया? मोशन। इस केस में मोशन ऑफ कंडक्टर हो गया। तो इसको यूज करके मैं जो है डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस करंट निकाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाना है। मान लो कि एक वायर है, केवल वायर, इसमें कोई करंट नहीं है, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड। तो मैं इस वायर को ऐसे वेलोसिटी देता हूँ, अभी तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगी ऐसे। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगी, मान लो इसका एंड ए और बी है, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी बता सकते हो कोई? राइट हैंड थंब रूल का यूज करके, सॉरी राइट हैंड थंब, राइट हैंड फ्लेमिंग का यूज करके मैं कह रहा हूँ एक वायर है, मेटेलिक वायर ए बी। इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा बी से ए की तरफ। मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। ये वायर है ए बी, जिसकी वेलोसिटी मैंने बी दी परपेंडिकुलर टू द वायर, और ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चली गई। मैग्नेटिक फील्ड हमारा डाउनवर्ड था, तो जब ये इसके अंदर जाएगी तो उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ए टू बी होगी या बी टू ए होगी? सर बी टू ए। बी टू ए। बाकी लोग क्या बोलते हैं? सर B2 है। बी टू ए। यस सर। यस सर। राइट हैंड फ्लेमिंग। तो आपका जो मोशन B2 है। मोशन थंब से करोगे, है ना? मोशन को थंब से दिखाओ। बाकी लोग भी देख लो, सब लोग कॉन्फिडेंस आ रहा है? आपको समझ में आ रही है? यस सर। सही सर, राइट हैंड जनरेटर रूल भी कहते हैं। नहीं, मैंने तो नहीं सुना, हो सकता है बोलते हो। सर एक तो सर ये रूल में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। कई बार लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड भी लगा देता हूँ, जहाँ जहाँ पे लेफ्ट हैंड लगना होता है। आप ये देखो, यहाँ पे इंड्यूस करंट अगर होगा, निकालना होगा, वहां पे राइट हैंड लगेगा। जहां पे ऑलरेडी करंट होगा वायर में और फोर्स वगैरह निकालना होगा, वहां पे लेफ्ट हैंड लगेगा। ठीक है, तो इस केस में सबको आ रहा है आंसर? यस सर। यस सर। यस सर। B2A। B2A होगा ना? यस सर। ओके, तो जब ऐसा आपका कोई फील्ड होता है, वो होता है, तो करंट आपका ऐसे होता है। ठीक है, तो होगा क्या इसमें? एक्चुअली करंट फ्लो करेगा, करंट तो वायर है, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? आपको क्या लगता है कि इस पे करंट कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा या कुछ और होगा? सर जब तक मोशन होगा आई थिंक तब तक तो करंट फ्लो होते रहना चाहिए, लेकिन सर अगर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चला गया मोशन करते करते तब तो नहीं होगा। यहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा, वो तो हो गई है ना, यहाँ पे जीरो हो गई। ठीक है, मैं इस पे डेप्थ में नहीं जा रहा, एक्चुअली अंदर भी जीरो हो जाएगा। एक्चुअली क्या होगा, क्या जैसे आपका ये वायर है, वायर में आपने बोला करंट मेरा फ्लो कर रहा है B2A, तो B2A करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा? एक्चुअली यहाँ प्लस चार्ज आ जाएंगे और यहाँ माइनस चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, अब आप और करंट फ्लो कराना चाह रहे हो ऐसे I,
तो ये प्लस चार्ज जो यहाँ पे पहले से आ गया था वो इसको अपोज करेगा आई को। यस सर। यस सर। यस सर। फ्लो प्लस चार्ज है ना, इसको अपोज करेगा वो। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा इसका कि ये करंट को आने नहीं देगा। तो आपका जो करंट है धीरे धीरे क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा फाइनली। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अभी इतना डेप्थ में आपको नहीं जाना, आप ये बस मान के चलो कि अगर कंडक्टर इसके अंदर मूव करेगा तो यू विल हैव अ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ दैट विल बी फ्रॉम बी टू ए, राइट? क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आपका जनरेटर तो सर्किट में है नहीं, वो सॉरी सिलेबस में है नहीं आपका, डोमेस्टिक सर्किट भी नहीं है मेरे ख्याल से सिलेबस में, है ना आगे? यस सर। सर उसके बाद का सर कुछ नहीं है सर, जनरेटर के बाद। तो ठीक है, यहाँ तक हमारा कोर्स का कंप्लीट, तो हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं आगे हम रिवीजन वगैरह ट्राई करेंगे, कुछ रिवीजन वगैरह हो पाए तो उसको रिवीजन को ट्राई करेंगे, ठीक है? कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ आज की क्लास में। सर डीपीपी अपलोड कर देना। कौन से चैप्टर का? सर इसी चैप्टर का। इसका नहीं है डीपीपी? नो सर। नो सर। मैंने नहीं करा। चलो ठीक है, इसका मैं डीपीपी ट्राई करता हूँ, इसको अपलोड करता हूँ, ठीक है? बाकी और सर डाउट? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर और फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, सर ये वाले टॉपिक सर मॉड्यूल में दिए हुए हैं, मतलब इनके फॉर्मूला एक्चुअली डायरेक्टली दिए हुए हैं मॉड्यूल में, तो ये भी कराओगे आप और टॉपिक्स? देखो अभी तो आपका बोर्ड में रिक्वायरमेंट है, इसको हम करेंगे तो डिटेल में करेंगे फिर, है ना? अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो डिटेल में कभी ट्राई करेंगे। ओके सर। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला पढ़ लोगे, फॉर्मूले से आप कर भी लोगे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, लेकिन अगर आप ज्यादा डिटेल में जाओगे तो फिर आपको थोड़ा एंगल समझना होगा और भी है ना? ओके सर हमें है नहीं, जो रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर ली है अपनी, जो हमारी है, ठीक है? ओके सर। तो ठीक यस है, सर। अब नेक्स्ट क्लास से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी रिवीजन के लिए क्या प्लान बनता है, रिवीजन करते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल।